हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, और आप बेटा मेरे साथ लगे रहिए। मैं आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले जान लेते हैं रिलेशन क्या है और उसके बाद जानेंगे फंक्शन क्या है। ठीक है, तो पहले बेसिक इसका जितना है वो जान लेते हैं हम रिलेशन का। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जानने से पहले हमको क्या कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, अर्थात जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कार्तीय गुणन के बारे में, कार्तीय गुणन, तो ये हमने कार्तीय गुणन पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो ये पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसको जानते हैं, उसके बाद में रिलेशन को जानेंगे। ठीक है बेटा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे दो समुच्च होते थे हमारे पास में। सेट, एक तो सेट हमारे पास में क्या है, ए है, और दूसरा सेट हमारे पास में नॉन एम्प्टी सेट है ये। ठीक है बेटा, और दूसरा सेट हमारे पास में क्या है, बी सेट है। ये दोनों सेट कैसे हैं, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि अरिक्त समुच्चय हैं। तब हम इनका ए क्रॉस बी निकालते थे, ए क्रॉस बी, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात मैं मान लेता हूँ अगर इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए इक्वल टू मैं मान लेता हूँ इधर, तो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मान लेता हूँ मैं ए, बी हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स मान लिए। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, इसका जो सेट यहाँ पर पहला है उसका पहला एलिमेंट लिया जाता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे इसका, तो 1, ए लेंगे बेटा। ठीक है, फिर पहले एलिमेंट का बी के साथ में ऑर्डर्ड पेयर 1, बी, फिर दूसरे एलिमेंट्स का इसके साथ में पहले वाले के ए, 2, ए, और फिर 2, बी, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर आ गए, और यहाँ से ए क्रॉस बी पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। तो अब अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना हो, बी क्रॉस ए, तो इसमें क्या होता है, तो हम पहले किसके, बी के एलिमेंट्स को लेंगे और उसके बाद में ए के एलिमेंट्स को। तो बस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बी, जस्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा हो जाएगा ना। तो इसको आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, पहले मैंने ए, 1 लिया, तो ए, 1, फिर ए, 2 लूँगा, तो ए, 2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, बी का इसके साथ लूँगा, तो बी, 1 हो जाएगा, और फिर बी का इसके साथ लूँगा, तो क्या हो जाएगा, बी, 2 हो जाएगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ठीक है ना। तो अब इसमें अगर हमसे वो प्रांत पूछता है, प्रांत क्या होती है, तो प्रांत की अगर हम बात कर लें, प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। ठीक है बेटा, इंग्लिश के वर्ड भी याद रखें, बहुत हेल्प करेंगे आपकी। तो डोमेन क्या होता है, तो इसका जो प्रथम एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो इसका पहला एलिमेंट, और सेट के अंदर केवल एक ही बार लिखा जाता है, तो ए, बी क्या है बेटा, डोमेन है इसका। और परिसर की अगर हम बात करें, परिसर कहते हैं रेंज के लिए। तो रेंज क्या होती है, रेंज इसका सेकंड एलिमेंट होता है। तो सेकंड एलिमेंट में कौन कौन से यहाँ पर एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं अभी हम बेटा, इस वाले की। ठीक है, इसके लिए यह है, तो इसकी रेंज में हमारे पास में क्या आ रहा है, 1, 2, ये क्या बन गई इसकी रेंज। अगर इस वाले की बात करूँ मैं, डोमेन की, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगा, प्रांत, इसकी प्रांत आ जाएगा बेटा पहला वाला एलिमेंट, यानी कि 1, 2। ठीक है बेटा, और रेंज की अगर मैं बात करूँ इसके लिए, तो इसकी रेंज क्या आएगी, सेकंड वाला, यानी ए, बी, ये इसकी रेंज आ गई। वैसे ही हमने जब कोई रिलेशन सेट पढ़ा था, तो सेट में क्या होता था, ये कोई दो सेट होते थे, तो ए और बी दो सेट हैं, अगर इनमें कोई रिलेशन डिफाइन है, तो यानी फंक्शन डिफाइन है इनमें, इसमें कुछ समथिंग एलिमेंट होते हैं,
कुछ अवयव होते हैं, तो इसमें क्या होता था, इसके लिए हम क्या बोलते थे, इसके लिए बोलते थे हम कोडोमेन। इसके लिए क्या बोलते थे, कोडोमेन, और इसके लिए बोलते थे हम डोमेन। ठीक है ना, डोमेन होता था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रिलेशन की परिभाषा को देख लेते हैं बेटा। ठीक है, संबंध क्या होता है, किसे कहते हैं हम रिलेशन। तो रिलेशन तो किसी के साथ में भी हो सकता है, किसी का किसी के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो रिलेशन यानी कि संबंध। संबंध क्या है, इसकी मैं परिभाषा लिखता हूँ। ठीक है, तो कोई अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से बी में दोनों अरिक्त हैं। ठीक है, ए भी अरिक्त है और बी भी अरिक्त समुच्चय में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में एक संबंध ठीक है बेटा, यहाँ पर का कर लेते हैं, का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, उपसमुच्चय होता है। तो क्या परिभाषा है, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे पास में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का। ठीक है, इसका एक उपसमुच्चय होता है। अब उपसमुच्चय क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, इतना मैं मानकर चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, यानी कि संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार क्या होते हैं, इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो संबंधों के प्रकार को जानते हैं। अब क्या होते हैं संबंधों के प्रकार, तो यहाँ से एक तो पहला नंबर हमारा होता है बेटा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन को क्या कहते हैं हम, प्रतिलोम संबंध। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन इसका मतलब होता है आरिक्त संबंध। और तीसरा टाइप हमारा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं हम, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, और चौथा हमारा होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहते हैं हम, तत्समक संबंध। ये मेनली 4 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। तो इन 4 टाइप्स के रिलेशन को हम जान लेते हैं बारी बारी से, क्या होते हैं ये। ठीक है बेटा, तो अगर कोई रिलेशन हमारे पास में, अच्छा रिलेशन को बेटा एक चीज़ और, यहाँ पर रिलेशन को डिनोट किससे करते हैं हम, डिनोटेड बाई यानी प्रदर्शित किससे करते हैं, डिनोटेड बाई आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब यहाँ पर कोई रिलेशन बनाया हमने, क्या बनाया, कोई रिलेशन एक
रिलेशन बना के दे दिया हमने, एक एलिमेंट है सेट ए का और दूसरा एलिमेंट है बी का, तो इस प्रकार से भी हम रिलेशन को दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी कोई रिलेशन बताया जाता है। इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू बी, ए बी से संबंध रखता है। ठीक है, तो अब पहले वाले को जान लेते हैं, इनवर्स क्या होता है। जैसे हमारे पास में कोई एक रिलेशन इस प्रकार से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑर्डर पेयर के रूप में 1,1 और 2,2, 3,3, फिर 2,3 और 3,4 और 2,4। इस प्रकार से कोई रिलेशन दिया हुआ है। ये किसी सेट ए पर डिफाइन किया गया है, किसी सेट ए पर डिफाइन किया गया है। अगर सेट को मैं मान लेता हूँ क्या, 1,2, 3,4, ये कोई सेट है, इस सेट से ये डिफाइन किया गया रिलेशन। अब ये तो क्या है, हमारे पास में संबंध है। अब हमसे प्रतिलोम पूछे, इनवर्स पूछे, तो इनवर्स को डिनोटेड बाई, इस प्रकार से इनवर्स को ऐसे लिखा जाता है। तो करना क्या है, इसके डोमेन को रेंज को डोमेन में बदलना है, यानी कि पहला वाला दूसरे में लिख देना है, दूसरा वाला पहले में लिख देना है। ठीक है, ये तो सेम है तो ऐसे ही रहेंगे, 3,3। इसको दूसरे वाले को पहले लिखना है और पहले वाले को दूसरे में लिखना है। ठीक है, ये ऑर्डर पर इनके आपस में ये चेंज हो जाते हैं, तो 4,3 हो जाएगा और ये 4,2 हो जाएगा। ये इसका इन्वर्स हो गया, इसी को कहते हैं हम प्रतिलोम संबंध। ठीक है ना, तो अब जान लेते हैं हम एम्पटी रिलेशन। तो एम्पटी रिलेशन क्या होगा, एम्पटी रिलेशन यानी कि अरिक्त संबंध, अरिक्त संबंध। तो अरिक्त संबंध को समझते हैं। अब क्या होगा अरिक्त संबंध, यानी जिसमें रिलेशन क्या हो, खाली ना हो, तो उसे अरिक्त संबंध कहेंगे। तो जैसे अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसकी पहले परिभाषा लिख देते हैं। जैसे ए मान ले रहा हूँ मैं, ए का कोई भी अवयव, ठीक है, ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात ऐसा संबंध जिसमें कोई किरमित युग्म ना हो, कोई किरमित युग्म ना हो, रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको सुन में आ गई होगी क्या होता है ये संबंध। ठीक है बेटा, तो एम्पटी का मतलब बेटा सॉरी बेटा, यहाँ पर क्या होता है, रिक्त होगा। ठीक है, क्या होगा, रिक्त। और यहाँ भी क्या होगा बेटा, रिक्त संबंध होगा। ये सॉरी, यहाँ पर मैंने अरिक्त लिख दिया था, तो ये रिक्त संबंध होगा। ठीक है, और रिक्त संबंध की यहाँ पर भी परिभाषा होगी। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ सेट है ए, तो 1,2,3 इसके एलिमेंट्स हैं, और जो आर है यहाँ पर वो ए से ए में डिफाइन है। ए से जो आर है हमारा वो किससे, ए से ए में डिफाइन है। ठीक है बेटा, ए से ए में अगर डिफाइन है तो बी का कार्य भी ए ही करता है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन क्या है, इंटर में फर्स्ट ईयर में तो ए से बी में था, लेकिन हम इंटर में क्या पढ़ते हैं, ए से ए में संबंध पढ़ते हैं। तो इसका संबंध क्या होगा, तो इसके लिए एक इस पर रिलेशन डिफाइन कर लेता हूँ मैं। तो मैंने इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर में इसका रिलेशन डिफाइन कर लिया। तो यहाँ से जैसे मैं कहूँ a माइनस बी इजकल टू 10 आए। ठीक है, ये कंडीशन बना दी मैंने, a माइनस बी कितना आए, 10 आए। तो अब देखिए इसमें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है ही नहीं
जिसको घटाने पर दोनों को ए और बी लूँ, ए और बी लेने पर, दो एलिमेंट लेने पर क्या है, उनका अंतर 10 आ जाए, ऐसा कुछ है, कोई एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा पेयर इसमें क्या होगा, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा जिसका अंतर क्या हो, 10 हो। तो इसी के लिए हम क्या कहते हैं, रिक्त संबंध। इस रिक्त संबंध को फाई से लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिक्त संबंध कहलाएगा। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा रिक्त संबंध क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने कोई सेट लिया 1, 1, 2, 3, इस प्रकार से इसको भी मैंने डिफ़ाइन किया। रिलेशन जो है ए से ए में डिफ़ाइन है, ए से ए में डिफ़ाइन है। तो इसके लिए एक रिलेशन बनाता हूँ मैं ऑर्डर पेयर में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे b बराबर मैं लिख दिया a+5। अब देखिए कंडीशन ये है कि b का मान क्या होना चाहिए, b का मान a से 5 ज़्यादा होना चाहिए। अब हम इस ऐसा रिलेशन बनाएंगे, अगर a का मान मैं 1 भी रख लेता हूँ यहाँ पर, अगर मान लिया मैंने कि a बराबर कितना 1 है, तब b बराबर कितना आएगा, b बराबर 1 + 5 यानी कि अर्थात 6 आ जाएगा। तो 6 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो इस सेट के अंदर है नहीं 6, तो ये कैसा आएगा, ऐसा कोई संबंध बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जो संबंध बनता है वो इससे डिफाइन होता है, वो उसके एलिमेंट सारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा कोई पेयर नहीं मिला मुझे, तो इसको भी क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। तीसरा क्या लिखा था हमने यहाँ पर, तीसरा लिखा था यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध। तो यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन सार्वत्रिक संबंध, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, तो इसकी परिभाषा क्या है, यदि किसी समुच्चय ए में संबंध आर, कोई संबंध आर है, तो आर को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि, कब कहते हैं हम, ये कंडीशन है ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ सर, जैसे कोई रिलेशन है, तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। और ऐसा तभी होता है जब ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, तो ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, ये रिलेशन क्या कहलाता है, सार्वत्रिक रिलेशन कहलाता है। यहाँ पर जो रिलेशन जो निकल के आता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर निकल के हो जाए, तब क्या कहलाएगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन होता है, यानी कि जितना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। तो इसका सबसेट है, या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा या इसका सबसेट होगा, तो इसके बराबर वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1, 2, 3, ये कोई सेट ले लिया यहाँ पर, और रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन किया मैंने, ए कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इस प्रकार से रिलेशन लिया। यानी कि दो संख्याओं का अंतर क्या रहना चाहिए, ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 के रहना चाहिए। तो अब मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी ए का ए से निकलेगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हमने आपको बताया अभी। तो किस प्रकार से निकलता है, इसका इसी से निकालना है। जैसे एक तो ए है, दूसरा ए भी क्या करोगे, एक तो ये है ही, दूसरा ए भी हम किस प्रकार से लिखेंगे 1, 2, 3।
तो इसका प्रत्येक अवयव इससे संबंधित करेंगे। तो इसका ऑर्डर पेयर लिखते हैं हम 1, 1, फिर पहले वाले का इससे भी करेंगे तो 1, 2, फिर 1, 3। उसके बाद 2, 1, फिर 2, 2, फिर 2, 3। इसके बाद फिर 3 का करेंगे 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ये ऑर्डर पेयर बन गए। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए ए क्रॉस ए का। अब रिलेशन में देखिए आप, इस रिलेशन को, जो रिलेशन हम बनाने वाले हैं वो भी यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम प्रत्येक का अंतर करेंगे, या तो 0 या 0 से बड़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ मॉड लगा है तो बड़ा ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन आ गया। अब रिलेशन की अगर हम बात करें तो यही एलिमेंट्स आने वाले रिलेशन के अंदर, क्योंकि इन सब का क्या है, अंतर या तो 0 या 0 से बड़ा है। तो अब रिलेशन को भी लिखता हूँ, यही पेयर आ जाएंगे, यही ऑर्डर पेयर लिखता हूँ मैं रिलेशन में 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, फिर 3, 2 और 3, 3। ये इसके रिलेशन बन गया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, चौथा था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या था हमारे पास में, ये हमने पढ़ा था तत्समक संबंध। तत्समक संबंध को जानते हैं, किसे कहते हैं हम, तत्समक संबंध। और तत्समक संबंध को हम, जैसे स्वयं का स्वयं से संबंध हो तो वो कहलाता है हमारा, वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम पहले। समुच्चय ए, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई ए से लिखते हैं। अब हमारे पास में किसी सेट पे तो डिफाइन होगा ही है। जैसे यहाँ पर मैं क्या बनाऊँ, कोई रिलेशन बना रहा हूँ 1, 1 और 2, 2 और 3, 3। इस प्रकार के जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो ये इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से ही संबंधित हो, यानी केवल और केवल अपने आप से ही संबंध रखता हो, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है बेटा, अपने आप से संबंधित हो तभी उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल में अभी बताया था मैंने, फिर से बता देता हूँ मैं। अगर कोई सेट ए है हमारे पास में 1, 2, 3, उसमें ये एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स, तो इस पर रिलेशन डिफाइन किस प्रकार से किया गया है, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। तो इस प्रकार के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे स्वयं का स्वयं से, यानी 1 है तो 1 का 1 से, 2 है तो 2 का 2 से, 3 है तो 3 का 3 से, जो संबंध बनेगा उसी संबंध को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। इसके अलावा और कुछ पेयर आ गए तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि आपसे पूछे जाता है, आपकी परीक्षा में जो बनता है, इतना तो आपको परिभाषाएं पता होने चाहिए। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो संबंधों, इसके गुण पढ़ लेते हैं हम संबंध के। तो पहला क्या होता है, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं हमारे पास में, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास में स्वतुल्य।
तो इसके लिए क्या कहते हैं हम, स्वतुल्य के लिए रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। और दूसरा होता है हमारे पास में सम्मित, और इसके लिए हम कहते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तीसरा होता है संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक का मतलब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ये होते हैं हमारे पास में 3 प्रॉपर्टीज। स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य की परिभाषा जान लेते हैं हम। स्वतुल्य, ठीक है। तो स्वतुल्य क्या है, जैसे अगर हमारे पास में कोई एलिमेंट्स हैं ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा ए अगर हमारे पास में एलिमेंट्स हैं और प्रत्येक ए क्या है, बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो स्वयं का स्वयं से संबंध हो। जैसे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए किसी सेट ए का एलिमेंट है, और ए कॉमा स्वयं का स्वयं से अगर संबंध है, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर उनका स्वयं से स्वयं का संबंध है, तब ये क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाता है। ठीक है बेटा। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ समुच्चय, समुच्चय ए पर परिभाषित, परिभाषित संबंध आर, संबंध आर स्वतुल्य, स्वतुल्य कहलाता है या कहलाएगा, कहलाएगा यदि प्रत्येक, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वाले में। स्वतुल्य के लिए हमें ए कॉमा ए ही प्रूव करना होता है, तो ये इसकी परिभाषा है। ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ है तो ये स्वतुल्य तब भी होगा, ठीक है, लेकिन ये स्वयं को स्वयं से संबंध जरूर होना चाहिए जितने एलिमेंट सेट के अंदर हैं। दूसरा हमारा है सम्मित। सम्मित क्या होता है, सम्मित को जान लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर इसकी भी परिभाषा लिखते हैं, तो समुच्चय, समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, संबंध आर सम्मित कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा यदि, यदि क्या हो, प्रत्येक, प्रत्येक ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी तो इस एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं किसके, सेट ए के। ठीक है, सेट ए के। ठीक है, ए के लिए, ए के लिए क्या होना चाहिए उसके अंदर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में अगर ए कॉमा बी है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर भी मिलना चाहिए से, अगर ये पेयर है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर यानी कि उल्टा बी कॉमा रिवर्स पेयर बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, अर्थात ये प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। फिर संक्रामक क्या होगा, संक्रामक, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव अभी हम आपको उदाहरण से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं अभी आपको परिभाषाएं लिखवा रहा हूँ। तो देखिए संक्रामक क्या होगा, संक्रामक भी इसी तरीके होगा, समुच्चय ए पर परिभाषित, परिभाषित संबंध आर संक्रामक, संक्रामक कहलाएगा। ठीक है, कहलाएगा यदि, यदि प्रत्येक
ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, किसी सेट ए से ये तीन एलिमेंट्स किसी सेट ए के हैं, तब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, रिलेशन से ये बिलोंग कर रहा है, संबंधित है, तथा ये संबंधित है, फिर बी से स्टार्ट होने वाला पेयर होना चाहिए, बी कॉमा सी, ये बिलोंग करना, ये तीन एलिमेंट्स थे एक ही सेट के, तो बी से सी में बिलोंग करना चाहिए, ए भी बिलोंग करना चाहिए। अब ये बिलोंग कर गया, तब ए से सी में, ठीक है, ए से सी में भी एक सेट बिलोंग करना चाहिए था, ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करे तो ए से, तब हम क्या चेक करेंगे, ए से सी, अगर ये भी बिलोंग कर गया तब हम इसे कहेंगे संक्रामक है, ठीक है, ये प्राप्त होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक परिभाषाएं थीं जो हमने आपको समझाई, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल को जान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल से समझेंगे तीनों को। एक उदाहरण लिया मैंने, कोई सेट ए है हमारे पास में और एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, इस सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं। अब कोई रिलेशन बनाया गया है, इस पर ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किए गए हैं रिलेशन बना करके, तो इसमें क्या आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, ठीक है। अब 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, फिर क्या आएगा, 4 का आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से मिलेगा मुझे 4, 1 और 4, 2, 4, 3 और 4, 4। अब इसको बताना है हमें, सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसको स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैंने क्या बताया था, इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, तो वो सब इसमें रिलेशन में मिलना चाहिए, स्वयं उसका स्वयं से संबंध, जैसे एक एलिमेंट्स हैं, इसका इससे ही संबंध वाला ये है, मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। तो 1, 1 और 2 वाले का मिल रहा है क्या, 2, 2, 2, 2 और 3, 3, देखो 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4 ही एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4, इनका स्वयं से संबंध मिला है, बिलोंग्स टू आर, सो इसलिए क्या करेंगे, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, ठीक है, आर को हमने स्वतुल्य बता दिया। ये 1, 1 ये प्रत्येक एलिमेंट्स किसका था, सेट ए का था। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर सम्मित बताना है, क्या बताना है, सम्मित। तो सम्मित ये होगा या नहीं होगा, इसको और देखना है, ठीक है। तो सम्मित चेक करेंगे। अब देखिए, कोई भी मैं यहाँ से ऑर्डर, प्रत्येक पेयर के लिए मुझे रिवर्स पेयर मिलना चाहिए। अगर मैं कोई पेयर लेता हूँ तो इन पेयर को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने आप में होते ही हैं रिवर्स, चाहे इस वाले को पहले लिखो चाहे इस वाले को, ये तो रिवर्स होते हैं। इनको छोड़कर कोई पेयर उठाता हूँ मैं, तो यहाँ से 1, 2 उठाता हूँ, ठीक है, 1, 2 उठाता हूँ। अब देखो 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 1 यहाँ पर मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 1, 3 उठाऊँ तो 3, 1 भी मिल जाएगा, तो 3, 1 ये मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक का मिल जाएगा, प्रत्येक का मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक दूसरी बता दे रहा हूँ कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज, यानी कि क्या हो जाएगा, ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका और उल्टा भी 2, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ, ये मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर देख रहे हैं ना 1, 2 ये किससे बिलोंग कर रहा है, किसी सेट ए से, यानी 1, 2, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों किसी सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये बिलोंग कर गया, इसलिए क्या लिखेंगे हम, आर सम्मित है, आर सम्मित है। अब ट्रांजिटिव बताना हो, अगर ट्रांजिटिव में क्या होता है, अब ट्रांजिटिव के लिए बताना है, देखिए तो संक्रामक
चेक करना है। तो संक्रामक कैसे चेक करते थे, संक्रामक प्रॉपर्टी थी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मैं कुछ ले लेता हूँ उदाहरण में से यहाँ से किसी को ले लो, आप किसी को एक को पकड़ लो, 1,2 पकड़ लो, चाहे 1,2 ही पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने 1,2 पकड़ लिया, तो 1,2 ये तो बिलोंग कर रहा है आर से, और इसका उल्टा रिवर्स पेयर भी मिल रहा है, 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ से 1 से 2 में एक रिलेशन और मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, तो 1,1 तो 1,1 ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर। तो देखिए ये 1,1 रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर गया, तो ये भी बिलोंग कर गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आर संक्रामक है। आर क्या है, संक्रामक है, ठीक है बेटा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो चाहे तो एक एग्जाम्पल और लेकर हम बता सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और उससे बताना है कि ये सम्मित है या नहीं है, ठीक है। तो एक सेट ले लिया मैंने 1,2, ये ले लिया कुछ सेट। अब इस पर रिलेशन डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं, 1,1 और 2,2 इस सेट को बताना है, ठीक है। अच्छा कुछ और भी ऑर्डर पर ले लें, कुछ और ऑर्डर पर ले लेते हैं, 1,1 2,2 और 1,2 और 2,1 ये मैंने ऑर्डर पेयर बना लिए, ठीक है। तो अब इसे बताना है स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित। तो स्वतुल्य चेक करेंगे सबसे पहले, स्वतुल्य चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वतुल्य के लिए 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों का स्वयं से संबंध होना चाहिए, यानी 1,1 और 2,2 ये बिलोंग करना चाहिए आर में, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं भैया आर में, बिलोंग कर गए, इसलिए क्या है, आर स्वतुल्य है, आर क्या है, स्वतुल्य है। अब सम्मित चेक करते हैं। तो सम्मित चेक होगा, सम्मित क्या होगा बेटा, सम्मित के लिए रिवर्स पेयर मिलना चाहिए। तो यहाँ से 1,2 2,1 भी मिल रहा है, 1,2 बिलोंग टू आर, तो क्या मिलना चाहिए, इसका रिवर्स पेयर भी मिलना चाहिए, यानी 2,1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग कर गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आर सम्मित है, आर सम्मित है, ठीक है। तो संक्रामक बताना हो इसे, अगर संक्रामक, तो संक्रामक कैसे बताएंगे, यहाँ से कोई पेयर ले लें बेटा, तो यही लेते हैं हम, ठीक है। 1,2 ये बिलोंग कर रहा है आर में, और इसका रिवर्स 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो अब क्या होना चाहिए, इसका पहला और इसका लास्ट वाला भी आर में होना चाहिए। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला आर में हैगा भैया, ये हैगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए आर संक्रामक है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। और आपको ये क्लास कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपकी तैयारी को बेटर बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।